न्यूज़ मेकर्स के पहले पार्ट में हमने देखा कि इस तरह भीषण गरीबी के संकट से जूझते हुए डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर पहले डॉक्टर बने, फिर आईएएस हुए और निरंतर अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के कारण उन्होंने जहां भी जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 1 लाख उद्योजक निर्माण करने का लक्ष्य हो, अमेरिका के प्रख्यात कार्नेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बेहतर उद्योजक निर्माण करने के लिए भारत के पहले वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर की निर्मित हो, डॉक्टर हर्षदीप कांबले ने हमेशा से लोगों के जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। एफडीआई में कमिश्नर रहते समय महंगे बेचे जाने वाले हार्ट स्टेंट के प्राइसेस को निर्धारित किया, मैगी के प्रोडक्ट को कुछ वक्त के लिए बैन किया, ऑनलाइन एबॉर्शन किट बेचने के कारण स्नैपडील के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। अब इस इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे किस तरह डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश की। बहुजन समाज के विशेषता गरीब असहाय बच्चों को उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सहायता की, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। आप यवतमाल में कलेक्टर रहे हैं, आप औरंगाबाद में कमिश्नर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आप रहे हैं आपने कोशिश की है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। मुझे याद है कि औरंगाबाद में जब कमिश्नर थे तो आपने औरंगाबाद के जो म्यूनसिपल स्कूल्स थे, उस म्यूनसिपल स्कूल्स के बच्चों का जो परसेंटेज है वो हाई करने में काफ़ी हेल्प की थी उनका। और साथ ही साथ में यवतमाल में कलेक्टर होते समय जो ट्राइबल्स के बच्चे हैं, एनटीडीटी के बच्चे हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की और उनके एजुकेशन प्रोवाइड करने की काफ़ी अच्छी पहल की थी। तो दर्शकों को बताना ये ज़रूरी है कि एजुकेशन के सेगमेंट में आपने जो काम किया है उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। मेरे सामने जो आदर्श पुरुष है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है और इन्होंने हमेशा एजुकेशन जो है, एजुकेशन की बात हमेशा कही है कि यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि वही ये ज्ञान की जो बातें हैं ये हमेशा उन्होंने बोली है कि यही आपके मन का अंधकार दूर करेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। तो ये मैं हमेशा उसका, और मुझे वो ये भी आया है कि उसका नतीजा जो है बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए आज मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ। तो मुझे हमेशा से यही लगते आ रहा है कि जो भी ये बैकवर्ड कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं वो क्यों बैकवर्ड है, तो उसमें एजुकेशन की कमी है। बाबा साहब भी यही बोलते थे। तो उसके लिए हमने कुछ आगे आके करना चाहिए। यवतमाल में जब मैं कलेक्टर था तो उसके पहले मैं नंदुरबार में सीईओ जिला परिषद था, वहाँ पे भी ट्राइबल्स के साथ में काफ़ी इंटरेक्शन होता था। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पर है, तो उसके कारण भी मैं वहाँ पे फिर थोड़े एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए। एक ऐसे 4-5 गाँव जो है हमने अडॉप्ट कर लिए थे। वहाँ के जो ट्राइबल के बच्चे थे, नाथ जोगी समाज के बच्चे थे, बंजारा समाज के बच्चे थे, इनको हमने अडॉप्ट किया था और उनके लिए यवतमाल जैसी जगह पे, जो पढ़ते नहीं थे, यवतमाल जैसी जगह पे हमने फ्लैट्स वगैरह किराए से लेके उनको वहाँ रखते थे। उनके खाने पीने का खर्चा हम प्राइवेटली हम लोग करते थे। तो उसके रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे निकले हैं। यवतमाल में रहते हुए फिर इन लोगों के लिए हमने एमपीएससी की क्लासेस भी वहाँ पे फ्री में शुरू कर दिए थे, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। और आज की डेट में अगर विदर्भ की हम बात करते हैं तो नागपुर के बाद में एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा लोग आपको यवतमाल में मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज जो है, हाँ, इम्पैक्ट जो है ये। और एजुकेशन मुझे हमेशा से ये अच्छा लगा है। कुछ बच्चे, हमने बहुत सारे बच्चे जो है यवतमाल से हमने लिए हैं जिसका एजुकेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। और एक बच्चा अमेरिका में भी गया है। हाँ, एक बच्चा जो है वो अभी अमेरिका में भी गया है। उसको हमने 5वीं से ही हमने अडॉप्ट कर लिया था एजुकेशन के लिए, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स बन गए हैं और कुछ लोग जो है पारधी लड़के भी जो है अभी, जो पारधी कम्युनिटी के लड़के जो जिसको एक क्रिमिनल ट्राइब करके माना जाता है, वो अभी काफ़ी सारे जॉब और छोटे छोटे जॉब में वो लगे। तो कोई तलाटी बना है, कोई पुलिस पाटिल बना है, कोई एसटी ड्राइवर, एक लड़की एसटी ड्राइवर बनी है, एक लड़की नर्स बनी है। तो ऐसे छोटे छोटे ये उदाहरण जब लोगों के सामने आते हैं, उन बच्चों के सामने आते हैं। कोलाम एक प्रिमिटिव ट्राइब वहाँ पर है, उसके भी बच्चे छोटे छोटे जॉब उनको लगे, लेकिन उनको देख के दूसरे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं। काफी परिस्थिति में आपने उनको पढ़ने की कोशिश तो इसको ही फिर औरंगाबाद में जब मैं म्यूनसिपल कमिश्नर बना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स होते हैं इसमें गरीब बच्चे ही आते हैं, दूसरे तो कोई आते नहीं है। तो मुझे हमेशा से, मेरे पिताजी जो है वो प्राइमरी टीचर थे और वो एजुकेशन का हमेशा हमारे घर में रहा है। मेरी मम्मी भी वो भी 10वीं पास थी तब की। तो
उन्होंने भी हमें काफ़ी पहले से एजुकेशन के बारे में इसका महत्व जो है बाबा साहब का उदाहरण देके हमें समझाती थी। तो औरंगाबाद में जब मुझे ये मौका मिला तो खुद मैं म्यूनसिपल स्कूल्स में जाता था, खुद मैं वहाँ पे बैठता था और देखता था और बच्चों से बात करता था कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने एक प्लान 1 साल का डिज़ाइन कर लिया था और जैसे 9th वाले जो बच्चे हैं उनका 9th समर में हमने उनका 1 महीने का ऐसा एक कोचिंग टाइप ही रख दिया था और उनको मोटिवेट करते थे, पढ़ाते भी थे। उनके लिए एक्स्ट्रा टीचर्स लगाए, मैथ्स और इंग्लिश जैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है उसके लिए भी हमने टीचर्स लगाए और फिर यही कंटिन्यू हमने दिसंबर तक किया, ताकि दिसंबर में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। और बीच बीच में हम टेस्ट भी, रिग्रस टेस्टिंग वगैरह भी हम लेते थे, लेकिन बच्चों के साथ साथ हमने उनके पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया। हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार लेके पेरेंट्स को भी उसमें बुलाए, उनको भी बताया कि हम इनको आगे लेके जाना चाहते, अच्छी पढ़ाई देना चाहते और म्यूनसिपल स्कूल है करके रिजल्ट कम आएगा ऐसा नहीं। मैंने बोला कि नहीं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और हमने मैंने वहाँ पे एक सावित्री माई फुले स्कॉलरशिप टाइप की योजना हमने वहाँ पर शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि कोई भी लड़का या लड़की जिसको 10वीं में अगर 90% के ऊपर मिलते तो उसको कॉर्पोरेशन की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा। 80% मिलते तो 75,000 दिए जाएंगे, 75% मिलते हैं तो 50, ऐसे अलग अलग स्लैब्स हमने रखे थे। और हमने बोला था कि ये पैसे आपको आगे की एजुकेशन में काम में आएंगे। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट, मतलब वो एक इंसेंटिव। दूसरा, हमने ज़्यादा टीचर्स लगाए और थोड़े थोड़े पैसे में ज़्यादा टीचर्स लगाए। हाँ, तो ये जो है, और रिग्रस टेस्ट्स लेना। तो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था सिलेबस हमारा भी। जनवरी फरवरी में टेस्ट हमने लिए। पहला टेस्ट तो किताबें देखकर लिखो, दूसरा टेस्ट बिना किताबें के लिखो, तीसरा और चौथा जो है बोर्ड में जैसा पेपर आता वैसे लिखो। तो जो 45 to 50% 10th का रिजल्ट लगता था वो 83% गया। ओके। हाँ, और ये जो बहुत ये हाईएस्ट था। और इसका इम्पैक्ट ऐसे हुआ कि दूसरे साल में कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में एडमिशन्स लेने वालों की संख्या बढ़ गई। और ये बच्चों को जो है, जिन्होंने ज़्यादा अच्छे मार्क्स पाए थे, उनको मैंने घर पे बुलाया। कमिश्नर के बंगलों पर मैंने उसको उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, उनको सबको खाना खिलाया। सब बंगला कैसे रहता है कमिश्नर का वो देखो, उससे ताकि इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो एक बहुत अच्छा ऐसे उसमें से रिजल्ट जो है ये बच्चों की इसमें निकल के आया। मुझे लगता है कि एजुकेशन में हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा ट्विकिंग की ज़रूरत है, थोड़ा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। बिकॉज आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर like they are full of talents and they have lot of potential in them. We just need to harness it. महाराष्ट्र का मालेगांव ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जब डॉक्टर हर्षदीप कांबले इन्हें वहाँ पोस्टिंग मिली, उस वक्त कोई भी IAS अफसर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुछ वक्त पहले वहाँ अशांति थी। ऐसे समय में एक चैलेंज के रूप में उन्होंने इस पोस्टिंग को स्वीकार किया। सर, आपने अभी तक जो है, हमने जो बातचीत की, चर्चा की, इसके अंदर में आपने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को बहुत ऊंचाई पे लेके जाने की कोशिश की, सबके लिए इंस्पायरिंग है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सारे डिपार्टमेंट से आपने काम किया, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में आपने काम किए, कोई ऐसा मौका आपके लाइफ में आया होगा कि जो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल था, या बहुत ही ऐसा जो वो उस वक्त का वो वक्त होगा कि जिसे आप में कड़ा फैसला लेने की ज़रूरत पड़ी, या फिर आपने सब कुछ हट कर कुछ किया है उसमें? मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपने बोला पॉलिटिकल की बात उसमें आ गई। तो मैं मालेगांव में भी म्यूनसिपल कमिश्नर था। मालेगांव में राइट्स हुए थे। राइट्स के बाद में वहाँ पर 2-3 ऑफिसरों की, IAS ऑफिसरों की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। मुझे वहाँ पे भेजा गया था, क्योंकि मैं अकोला में भी म्यूनसिपल कमिश्नर था। तो वो अनुभव के आधार पर मुझे मालेगांव में म्यूनसिपल कमिश्नर भेजा गया था। तो मैं चला गया वहाँ पर, क्योंकि कोई भी जॉब जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। अलग अलग जगह जाके आप अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है लाइफ में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ये अलग अलग जगह जाने का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी एनरिच बनाता है आपको। सो इट एनरिचेंस योर लाइफ एंड यू गेट मेनी चांसेस टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। यू कैन मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। तो वहाँ पर काम तो हम करते ही करते थे, लेकिन वहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा था और रास्ते हमको वाइड करने थे, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती थी। और पुलिस भी उसमें थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि राइट्स हुए हैं, बड़ा सेंसिटिव टाउन माना जाता है मालेगांव।
तो वो दंगों के कारण, हिंदू मुस्लिम के दंगे भी वहाँ पे हुए थे, कुछ लोगों की जानें भी गई थी। उस दंगों के कारण पुलिस भी थोड़ा सा अलर्ट हमेशा रहती थी। तो हमने फिर फैसला किया कि हमें इसको डेवलप करना है, थोड़े से रोड नेटवर्क वगैरह बढ़ाना है, तो अतिक्रमण निकालना पड़ेगा। तो हमने उसकी तैयारी कर दी, और अतिक्रमण के लिए जब मैंने पुलिस फोर्स मांगा तब उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वो बोले कि हम ऐसा फोर्स नहीं दे सकते, और उन्होंने भी कहा कि आप ये मत कीजिए, इसको पोस्टपोन कर दीजिए। बोला कब तक पोस्टपोन करूँ? तो वो बोले कि हम वो बता नहीं सकते कि कब को करना। तो हमने बोला कि हम कोशिश करते हैं। तो इसमें एक तो मेरे सामने बड़ी समस्या थी कि अभी हम लोग आगे जाए या ना जाए। मेरे जो ऑफिसर्स थे वो भी थोड़ा सा बोले कि साहब यहाँ पे माहौल बहुत गर्म रहता है, थोड़ा सा आप ज़रा देख लीजिए कि हम लोग इसमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, तो मैंने इसलिए बोला कि वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जो है, मेयर भी कॉरपोरेशन के थे, निहाल अहमद जी थे, तो उनसे भी बोला कि उनसे राय लिया। मैंने बोला कि हमने अनाउंस कर दिया है तो, और शहर के डेवलपमेंट के लिए है, तो हमने आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने भी हाँ बोला, और फिर जो कुछ दूसरे पार्टी के लोकल लीडर्स वगैरह थे उन्होंने लेकिन काफ़ी नाराज़गी जताई, और ये हम होने नहीं देंगे वगैरह, ऐसा कुछ रहा। पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था। तो फिर मैंने मेरे दिमाग में एक बात आई कि वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हमारे थे, तो उनको भी ड्रेस नहीं होती थी, बहुत बदतर हालत में वो काम करते थे। तो उनके लिए मैंने काफ़ी साफ़ सुथरे ड्रेस, खाकी वर्दी जैसे पुलिस टाइप होती है वैसे ही दिलवाए दिए थे, उनको बूट्स वगैरह हमने दिए थे। तो वो सफाई कर्मचारी मेरे काम से, उनका रेगुलर पगार भी करवा दिया था मैंने, तो काफ़ी खुश थे वो मेरे से। तो मैंने उनसे फिर उनके जो मेन लोग थे उनको बुलाया और बोला कि हमें ये काम करना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो बोले कि सर आप बताइए कि हम क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हमें ये एनक्रोचमेंट निकालना है, और पुलिस हमारे पास है नहीं, तो तुम ही आज से मेरे पुलिस हो। ऐसा मैंने उनको बोला, उनमें थोड़ा सा विश्वास दिखाया। और मैंने 2 जगह से, मतलब एक हिंदू एरिया में, एक मुस्लिम एरिया में, ऐसे हमने दोनों जगह से एक ही साथ में एनक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू कर दिया। 2 बुलडोजर हमारे थे और उसके पीछे पूरी मशीनरी थी। इनके ये सफाई कर्मचारी हमारे थे, तो इनके हाथ में मैंने एक लकड़ी का डंडा जो रहता है पुलिस टाइप का लाठी, वो दिए थे हमने। लेकिन मैंने उनको एक बताया था कि इसको ज़मीन से ऊपर नहीं उठाना। अच्छा। ऐसे कुछ भी नौबत आती है, कुछ लगता है आपको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे बताना, पहले मुझे फ़ोन करना, तभी, नहीं तो आप एक्शन नहीं लेना। और ये सब हमने ऐसा थोड़ा सा वातावरण भी कुछ पॉजिटिव करने की हमने कोशिश की थी। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो हमने जो डिसीजन लिया था उसके कारण 2 दिन जो है, 2 दिन हमने वो एनक्रोचमेंट वाली कार्रवाई जो है किसी बिना रुकावट के हमने कंप्लीट कर दी। मतलब वो सफाई कर्मचारी जो, जिसको लोग हमेशा ये बोलते थे कि भाई आप काम नहीं करते हो, हाँ, महिला साफ नहीं करते हो, उन्होंने वहाँ का एनक्रोचमेंट निकालने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। और तब मेरे दिमाग में पहली बार जो था मेरे पूरे सर्विस में ये डर था जरा कि ये सक्सेसफुल होगा क्या, इतने राइट्स हो गए हैं। सीएम ऑफिस से भी तब मुझे फ़ोन आया था कि ये आप क्या कर रहे हो उधर, इतना सेंसिटिव मामला है। मैं बोला, तब उनके सीएम के सेक्रेटरी को भी मैंने यही समझाया था कि सर कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो मैं तुरंत स्टॉप कर दूंगा, लेकिन अभी ये मुहिम अच्छे से चल रही है, शहर के विकास के लिए इसको चलने दीजिए। तो फिर उसमें क्या हुआ कि कुछ वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, एमएलएस थे, उनका भी हमने अतिक्रमण निकाल दिए। अच्छा। तो वो बड़े नाराज हो गए मेरे से और बहुत कहा सुनी हमारी हो गई। और वो गए, फिर वहाँ पे अधिवेशन भी चल रहा था, अधिवेशन में गए और बोले कि ये कमिश्नर को हटा दो। और वो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, अभी नाम लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन उन्होंने कहा और फिर मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से हो गई। ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स मुझे आए, तो फिर हमारे जो मेयर थे, दूसरे लोग फिर जो थे कि नहीं ऐसा कैसा, वो हमारे पक्ष में आ गए, बोले नहीं हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने भी सीएम साहब को फ़ोन किए और मेरी ट्रांसफ़र वो रुक गई। अच्छा, स्टे हो गया। तो ये पॉलिटिकल इसमें ये हो गया, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि उसमें वो शहर के लिए हम जो रोड्स वगैरह बनाने का ये कर रहे थे, उस पर काफ़ी सहूलियत जो थी और लोगों ने भी सपोर्ट किया। अच्छी चीज़ों को लोग सपोर्ट करती है। मेरा अकोला से भी अनुभव रहा है, मालेगांव में भी ये अनुभव मुझे आया, लेकिन तब डर था मेरे दिमाग में कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ ये कहीं उल्टा ना हो जाए। लेकिन उसके लिए भी तैयारी जो है वो मैंने खुद की रखी थी कि अच्छा ही काम कर रहा हूँ, शहर के लिए कर रहा हूँ
कुछ हो जाता है तो मेरी ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके लिए भी मैंने तैयारी रखी थी। ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए थे लेकिन वो रुक गए वो, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होने के बाद में मैंने ही खुद वहाँ पे रहना नहीं चाहा। मैं बोला कि ये इसमें मैं काम नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। प्लान अपना काम जो है इंक्रोचमेंट निकालने का, शहर के रास्ते ज़रा बड़ा करने का, मार्ग खुला करना था, वो हमने कर दिया था, वो हो गया था। तो ऐसी चीज़ें जो है, दैट वाज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच आई टुक इन माई लाइफ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में पुलिस सपोर्ट के बगैर कोई भी एनक्रोचमेंट और मालेगांव जैसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया में करना, दैट आई वुड से वाज नोबडी सेड यस टू मी, एवरीबडी सजेस्टेड, हर किसी ने मुझे सजेशन किया कि मत करो, लेकिन हम शहर के लिए कर रहे थे, बोला चलो हम लोगों का साथ रहेगा। तो फिर लोगों ने उसके बाद भी जब मैं वहाँ से जा रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने विदाई के लिए, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो ये एक डिसीजन जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ऐसी चीज़ें जो है नौकरी में आते रहती है, बट वी डोंट हैव टू माइंड, बिकॉज एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो और वहाँ पे दूसरी जगह और नया काम करने का मौका आपको मिलता है। यवतमाल के कलेक्टर होते समय उन्होंने बेम्बाला सिंचन प्रकल्प को गति प्रदान की, जिसके कारण लोगों के पानी की समस्या दूर हुई। किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम उन्होंने शुरू करवाई। खास बात ये कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यवतमाल के एक इंटीरियर गांव में किसानों के परिवारों से मिलने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण उनका दौरा रद्द करने का फरमान जारी हुआ। जैसे ही ये बात डॉक्टर हर्षदीप कांबले को समझी, वो काफ़ी व्यथित हुए। किसानों को प्रधानमंत्री से बड़ी आस थी। ऐसे में उन्होंने अपनी सारी स्किल्स लगाकर सूझबूझ और संयम दिखाते हुए किसानों के प्रति अपना समर्पण और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जो भी संबंधित अधिकारी या राजनयिक लोग थे, उन्हें कन्विंस करके प्रधानमंत्री का दौरा फिर से बहाल करवाया। डॉक्टर हर्षदीप कांबले के प्रयासों से यवतमाल के एयरपोर्ट पर आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किसानों के विधाओं से मिले। अब जब यवतमाल के कलेक्टर थे उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक दौरा आया था, वो भी शायद उसके भी बारे में जरा बताइए। वो भी एक बहुत सारी चीज़ें प्रशासकीय लाइफ में, करियर में मैंने अनुभव किया है। उसमें जो फार्मर सुसाइड्स काफ़ी तब हो रहे थे, और यवतमाल का तब मैं कलेक्टर था, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे आते जाते रहते थे, और जो फार्मर पैकेज भी बना उसमें भी मेरी अहम भूमिका रही है। वो पैकेज का आउटलाइन जो है मैंने काफ़ी सारा उसमें सजेशंस दिए थे। और ये मनमोहन सिंह साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तब, ये मिलने वाले थे ये फार्मर्स की विडोज़ को, और उन्होंने एक बड़ा इंटीरियर में गांव जो है वो लिया था, और वहाँ पे विजिट करने वाले थे जहाँ पे फार्मर सुसाइड्स हुई है। वहाँ पे फिर हमने, प्राइम मिनिस्टर पहली बार आ रहे थे, और वैसे भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से हमने वहाँ पे हेलीपैड बनवाए, रोड बनवाए, हॉटलाइन वहाँ पे डाल दी, काफ़ी तैयारी हमने कर ली थी। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन पहले ही वहाँ पे बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसके दूसरे दिन भी हम रुके, और इतना बारिश था वहाँ पे कि वो हेलीपैड वगैरह की जगह नहीं थी। तो हमने तब बोला कि ये यहाँ पे हो नहीं सकता। पीडब्ल्यूडी ने भी मना कर दिया, सिक्योरिटी वालों ने भी मना कर दिया कि यहाँ नहीं कर सकते। मैं 4 बजे वहाँ से वापस आ रहा था, शाम को, दूसरे दिन का प्रोग्राम था। तो 4 बजे वापस आ रहा था, तो मेरे मन में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब नागपुर में अभी पहुँच गए हैं। वो पहुँच गए थे ऑलरेडी, इंटरनेशनल मीडिया भी आई थी, नेशनल मीडिया भी आई थी, बहुत सारे लोग थे, उनके साथ में दूसरे भी लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। तो इसका मैसेज अगर वो यवतमाल में नहीं आते तो मैसेज बहुत गलत जाएगा, ऐसा मुझे लगा। और तब मैंने डिसाइड किया आते आते ही कि हमने ये प्रोग्राम कैसे भी करके लेना चाहिए। तो मैंने फिर यवतमाल का जो छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक छोटा हॉल भी है, वो एयरपोर्ट के हॉल में ही मैंने ये इंटरेक्शन रखने की सोची। और मैंने तुरंत ही वहाँ मेरे सभी ऑफिसर्स को, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह सबको हमने फ़ोन कर दिए। और सबको फ़ोन करने के बाद में उनको बोला कि ये जो विधवा महिलाएं हैं, अपने फार्मर सुसाइड्स जो हुई है उनको आप वहाँ पर लेके आ जाइए, अलग अलग तहसील से, और जिस गांव में वो प्रोग्राम होने वाला था वहाँ से भी। ऐसे हमने लगभग 100 के आसपास महिलाओं को हमने रात में ही उनका अरेंजमेंट करके सवेरे उनको हम लोग 6-7 बजे तक, 7-8 बजे तक ला लिए थे हमने यवतमाल में। तो ये रात को ही मैंने मैसेज दिया, हमारे सीएम साहब से मैंने बात की, तब विलास राव देशमुख जी सीएम थे।
दर्डा जी, तब मुझे याद है विजय दर्डा जी यवतमाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के, वो थे, उनसे भी बात मैंने किया था। आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, उनसे भी बात किया था कि ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उनको ये कुछ अजीब चीज़ लगी सबको कि ऐसे प्रशासकीय इसमें होता नहीं है, कभी बिल्कुल नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जो है आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनको समझाया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया। तो फिर वो यवतमाल आते आते मुझे 6 बज गए थे। तो मैंने तब DIG जो सुरक्षा सिक्योरिटी के स्पेशल आए थे, उनसे भी बात किया। उन्होंने भी मना कर दिया, बोले कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैंने उनको भी समझाने की कोशिश किया, बोला कि सर आप सिर्फ उनको बोलिए कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकती है। उनके साथ एयरपोर्ट गया है, उनको दिखाया कितना सिक्योर्ड एरिया है, तो वो भी उस मान गए। और फिर हमने जब IB वगैरह बहुत सारे लोगों से बात किया, तब रात को ही हमने बात किया। 4 बजे तक हमने वहाँ पे टेंट वगैरह, सवेरे 4 बजे तक काम करते रहे। पूरा एरिया हमने सैनिटाइज कर दिया, टेंट्स वगैरह वहाँ पे लगवा दिए। और सवेरे मॉर्निंग में फिर वो डिसाइड हुआ कि ठीक है वो आएंगे करके। तो ये जो है, तो मुझे उसके पहले सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इनका फ़ोन आया। और देखिए कि कैसे फॉर्चुनेटली जो बुद्ध कहते हैं ये प्रत्युत्तर समुत्पाद का मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, कॉज एंड इफेक्ट। और ये जुड़ी हुई चीज़ें जो है, मैं जब मसूरी में IAS की ट्रेनिंग कर रहा था, तब जो बाल सुब्रमण्यम साहब जो थे, वो मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे। हाँ, वो जानते थे मुझे, वही सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे तब। और उन्होंने मुझे बोला कि हर्षदीप ये क्या कर रहा है? बोला सर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, इंटरनेशनल मीडिया आई है, थोड़ा एक आधे घंटे के लिए भी PM साहब आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर वो बोले कि मुझे मालूम नहीं, सिक्योरिटी का बहुत इशू रहता है। मैंने बहुत समझाया उनको, सर आप तो जानते हैं, बोला आप मेरे पे विश्वास रखिए। तो फिर उन्होंने सबने मिलके वो PM साहब को राजी किया। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ही केम टू यवतमाल। दैट वाज द हाईएस्ट, आई वुड से, कि प्रशासकीय कौशल्य की जो बात आप कर रहे हो, तो वो बात जो है उसमें मैंने काफ़ी यूज़ किया, मेरे कनेक्शंस इधर उधर के यूज़ किए। ही केम देयर एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द विडोज ऑफ द फार्मर्स। और फिर उसी दिन वो शाम को उन्होंने फार्मर्स पैकेज जो है वो अनाउंस किया था नागपुर में आके। तो ये ऐसा कुछ करने के लिए, लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए मौका आपको ये सर्विस में मिलता है। उसमें सिर्फ आपको बियॉन्ड ड्यूटी चार्ट जो रहता है उसके और थोड़ा सा आगे जाके क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, उसको कैसे यूज करना ये आपको आना चाहिए और पैशन होना चाहिए। वो पैशन रहा कि आप कर सकते। किसी भी IAS अफसर को हमेशा राजनीतिक लोगों के सानिध्य में ही काम करना होता है। कई बार विचारों में अंतर आता है और आज के दौर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां IAS अफसर को स्मार्ट सैलरी देकर अपने यहां जॉब ऑफर करती है। ऐसे में फिर भी डॉक्टर हर्षदीप कांबले प्रशासकीय सेवा में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करते हैं। लोगों की सेवा प्रशासकीय सर्विस के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। डॉक्टर हर्षदीप कांबले शुरू से ही दिलदार व्यक्तिमत्व के धनी रहे हैं। जिंदगी में उन्होंने हमेशा पैसों को कम और इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया है। एक IAS ऑफिसर को जो होता है कि अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में काम करना होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, आपको काम करते ही रहना होता है। तो ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर्स भी काफ़ी आता है। काफ़ी बार जो है वो आपके मन से मुताबिक काम भी नहीं हो पाते हैं, ऐसा भी होता है। और आजकल जो है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भारत में आई हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनी भी आई है, और इवन भारत की भी जो कंपनियां भी बड़े लेवल पर पहुंच गई है। ऐसे सिचुएशन में काफ़ी IAS ऑफिसर जो है अपने नौकरी का रिजाइन देकर अलग अलग कंपनीज में भी उन्हें जॉब ऑफर होते हैं, वो काम भी करते हैं। तो आपके मन में भी कभी ऐसा नहीं आया कि इससे अच्छा कहीं बाहर जाके भी काम कर सकते हैं? देखिए, हम तो काफ़ी छोटे गाँव से आए हुए हैं। तो हमारे पिताजी प्राइमरी टीचर थे। एक छोटा सा गांव था चिचाड़ करके, भंडारा डिस्ट्रिक्ट पे, काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है वो। और वहाँ पे जैसे रेनी सीजन में बस भी नहीं आती थी, तो वहाँ से, वो गांव से हम आए हैं। तो हाँ, तो संघर्ष हमारा वहाँ से चल रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हमारे माता पिता ने हमें जो बताई थी कि आपको आगे आना है। मेरी मम्मी की ये इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। क्यों? तो लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनूँ। तो ये लोगों की सेवा जो है मेरे दिमाग में बचपन से भरा हुआ है। तो मेरा ये नौकरी भी करना, IAS की नौकरी करना भी, वो भी इसलिए है कि मैं लोगों की सेवा करूँ।
क्योंकि मुझे पैसे में उतना इंटरेस्ट नाइदर इट मोटिवेट्स मी। तो मेरा सोचने का ढंग जो है वो अलग है कि आपके हाथ से कितने अच्छे कुशल कर्म हो जाए, हाउ डू यू मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल। आज की ही बात मैं बताता हूँ कि आज जब मैं एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से जो है आया था, तो मैं कुछ खरीदना चाहता था, मेरे पास पैसे भी थे एक जेब में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, और आज मैं खुद को कुछ गिफ्ट देना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं कुछ खरीद नहीं पाया वहाँ पे। तो मैंने बोला कि नहीं फिर क्या हो सकता है करके मैंने 2 बहुत अच्छी किताबें जो है वो मैंने बहुत अच्छी किताबें जो वो खरीदी। तो पैसे का महत्व जो है ये लिमिटेड रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये मौके जब मिलते हैं तो आपकी लाइफ खुद की मीनिंगफुल करना चाहिए, कितना दूसरों को हेल्प कर सकते वो करना चाहिए। बुद्ध की ये कुशल कर्म की जो थ्योरी है ये आपको फिर अच्छे काम आप करते हो, तो मैंने जैसे ये काम जो किए अभी बताया आपको, तो ये सब चीज़ें उसमें आपको हेल्प करती है। फिर अच्छा ऑनेस्टी से काम करते हो तो ये हेल्प करती है। और पॉलिटिशियंस की जो आप बात कर रहे हो तो वो तो रहता ही रहता है, क्योंकि प्रशासन और पॉलिटिशियन ये पहलू है, एक ही रथ के जो है पहलू है। तो इस पे ही हमारी व्यवस्था जो है, देश की व्यवस्था चलती है। तो वो हमारे दुश्मन है ऐसा नहीं है, ना ही हम उनके दुश्मन है, ना ही वो हमारे दुश्मन। उनको और अच्छे से हमने समझाया तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है हम कर सकते। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर से उधर, कुछ मन जो आपके दिमाग में वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन ये थोड़ा सा टाइमली रहता है आपको और कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है हमने पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि आपको दूसरी जगह जाके मौका मिल रहा है, हर इसमें कहीं ना कहीं काम ज़रूर होता है, तो वहाँ पे जाके लगन के साथ आप करते हो तो बहुत अच्छा काम जो है वो कर सकते हो। दिस सर्विस आई फील दैट विथ सच अ बिग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड यू, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का आपके पीछे होने के कारण ये आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। भले ही पॉलिटिकल प्रेशर रहे लेकिन उसके बीच में भी रास्ता निकाल के आप कर सकते हो। ये मेरा अब तक का अनुभव रहा है और आगे भी मैं इसी पथ पर जाने वाला हूँ। और इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे लिए ये कॉरपोरेट सेक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि कॉरपोरेट में जाके मैं बड़े पोस्ट पे जा सकता हूँ, सीईओ बन सकता हूँ, करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया अभी एयरपोर्ट का कि उतनी ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो इसके कारण मेरे हाथ से ज़्यादा अच्छे काम हो जाए, टू मेक माई लाइफ मोर मीनिंगफुल, दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स मी फर्दर, इंस्पायर्स मी फर्दर। उसी पे काम करने की मेरी इच्छा है और इसलिए मुझे ये IAS की नौकरी जो है काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे कोई इससे शिकवा नहीं। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को हमने जाना, आपके नए नए कंसेप्ट को हमने समझा, आपके इन्वेस्टिगेटिव पार्ट को भी हमने देखा, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल्य जिसे कहते हैं उसको भी हमने समझा है। अब जो युवा हैं जो आना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए तो आप बिल्कुल एक रोल मॉडल बनकर स्थापित हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है आपने थ्रू आउट आपका जो करियर रहा है इसके माध्यम से आपने दिया है। अलग अलग माध्यम से जो है आपने युवा हो, महिला हो या फिर सामान्य व्यक्ति के लिए भी कोशिश की है कि उनके लाइफ में बदलाव आए, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जहाँ जहाँ भी आप रहे हैं आपने कोशिश की है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है आपने अपने पब्लिक सर्विस का देना चाहिए। तो जो नए युवा आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उन्हें आप किस तरह से गाइड करेंगे? एक तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि कंपटीशन जो है ये कोई भी सेक्टर में रहे, पब्लिक सर्विस सेक्टर में रहे, कॉरपोरेट सेक्टर में रहे, कहीं पे भी है, वो अभी बहुत बढ़ गई है। तो ये हमने पहले से तय कर लेना चाहिए कि हम जो सेक्टर चुन रहे हैं, क्योंकि लोगों की सेवा करना वो IAS से ही होता है ऐसा नहीं है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाके भी कर सकता है, कोई बड़ा फार्मर जो है अपने नए नए ढंग से, जैसे नागपुर का ही उदाहरण है, चंद्रपुर का खोबरागड़े जी, उन्होंने दादाजी खोबरागड़े उन्होंने राइस का एक नया ब्रांड जो है उसको डेवलप किया था। हाँ। तो ये कर सकते हैं। लेकिन खास करके मैं IAS की बात इसलिए कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की, प्रशासन की इसलिए बात कर रहा हूँ और पॉजिटिवली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पीछे खड़ा रहता है, ये
बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ये ऐसा मौका आपको दूसरे इसमें नहीं मिलता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पीछे खड़ा नहीं रहता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कंपटीशन बहुत रहती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 7-8 लाख लोग एग्ज़ाम को बैठते हैं, उसमें से हार्डली 100 लोग जो है वो IAS होते हैं। तो ये जो है इसके लिए आपको बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। हमने भी 8-10 घंटा प्रतिदिन से हमने शुरुआत की थी। नागपुर के PN राजभोज इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था, तो फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं रोज़ 15-16 घंटे तक हमने गए। डिस्कशन हमारा ग्रुप बड़ा अच्छा था, तो एक दूसरे से डिस्कशन भी हम लोग काफ़ी करते थे। उसके कारण बहुत मदद हुई, क्योंकि अलग अलग व्यूज़ डाल जब आप सुनते हो तो आप जब उसको आंसर्स में उतारते हो तो वो थोड़ा सा मिक्स आता है उसमें, जो काफ़ी अच्छा आपको मार्क्स देता है। और तैयारी जब आप करते हैं तो यही सोच के कीजिए कि ये एक पब्लिक सर्विस है, इसमें हमारे लिए न सोचते हुए लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हमने सोचना चाहिए। वैसे ही मन हमने बनाना चाहिए, ताकि फिर जब आप नौकरी में जाते हो तो आपको ये पॉलिटिक्स है उसमें या अपने मन के लायक बात नहीं हो रही है, इसका ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता। एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो, ट्रांसफ़र हो सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर जगह अच्छा काम करने का मौका ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये सोचते हुए इसमें, और मुझे लगता है कि युवाओं ने ज़रूर इसमें आना चाहिए, ताकि उनकी सोच जो है काफ़ी क्रिएटिव रहती है, बहुत एनर्जी रहती है उसमें, आप में बहुत स्पिरिट रहता है। तो मेरी युवाओं से सबको यही मेरा संदेशा रहेगा कि आप जब इसका मन बनाते तो किस लिए सर्विस में जाना चाहते हो, ये आपने पहले ज़रूर सोचना चाहिए। और फिर उसको बहुत कड़ी मेहनत, लगन, और जैसे मैंने बोला अच्छा सा ग्रुप बना के डिस्कशन करके आप कैसे दूसरों से अलग लिख सकते हैं, ये भी आपने सोचना चाहिए। और फिर जब भी आप में से कोई भी, अभी तो इंटरव्यू के लिए वगैरह क्लासेस काफ़ी सारे होते हैं, बड़े दूसरे भी ऑफिसर्स इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अभी ओपन हो गए हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी मटेरियल अभी आपको मिल जाता है। ये सबको देखते हुए, लेकिन आपका आंसर जो है ये दूसरों से कैसे अलग रहेगा, इसमें आप थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो फ्लेवर आपने ऐड कर दिया तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क मिल सकते हैं। और कड़ी मेहनत और लगन से आप ये जो सीढ़ी है प्रशासकीय सेवा की वो ज़रूर चढ़ सकते हैं। लेकिन मेहनत, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, और फिर जब नौकरी में आओगे तो मेहनत कम करना नहीं, तब भी मेहनत लगती है, तब भी बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और वो जब हम पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छी एक्शंस हमारे हाथ से होगी। इतना ही मेरा आप लोगों को कहना है। थैंक यू। डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर के साथ की आज की ये बातचीत मुझे लगता है काफ़ी फ्रूटफुल रही है, काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है। और जो प्रशासन में आना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से नए कंसेप्ट, नए आइडियाज़ और नए व्यूज़ के साथ में आना चाहिए। और हमारी जो भी सर्विस है, चाहे वो कोई भी किसी भी जगह हो, वो ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और हमेशा पब्लिक सर्विस में लोगों की भलाई के लिए, लोगों की उन्नति के लिए ही हमने काम करते रहना चाहिए। यही सीख जो है आज के माध्यम से हमें मिलती है, क्योंकि सर का एक डिफरेंट एंगल आज हमने आपके सामने लाने की कोशिश की कि सोशल कमिटमेंट के अलावा प्रशासन में भी वो जो जहाँ पर भी जाते हैं, अपने जहाँ पर भी जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उस डिपार्टमेंट को एक ऊंचाई देने का प्रयास वो करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, और जो मन में ठाना है वो करके ही दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए आज का इंटरव्यू काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा होगा। आपको ज़रूर कुछ सीख मिलेगी इससे। और जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मुझे लगता है ये इंटरव्यू के माध्यम से आज भी जो है लोगों की सेवाओं के लिए तत्पर रहेंगे। सर, आप हमारे बीच में आए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें आज हमसे साझा की, आपके अनुभवों को साझा किया। और आपका जो अनुभव है, मुझे लगता है आपका जो जज्बा है, पैशन है, ये जो है हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए और वर्तमान में भी जो लोग हैं इनके लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहेगा। आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।